हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम एमसीक्यूज पार्ट करेंगे। देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे आज। बच्चों, सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सुनिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का जितने भी एमसीक्यूज पार्ट है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, लेबर, ओवरहेड्स और मटेरियल, इसके ऊपर 1 बाय 1 एमसीक्यूज मैं आपको करवा देती हूँ एग्जाम से रिलेटेड। चलो हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस्ड है? एक्चुअल फिगर्स, हिस्टोरिकल फिगर्स, एस्टिमेटेड फिगर्स या इमेजिनरी फिगर्स। बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर किस के ऊपर बेस्ड होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आएगा? एस्टिमेटेड फिगर, नंबर 3। ओके, क्योंकि एस्टिमेट फिगर, कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी हम करते हैं उसका एस्टिमेट रिजल्ट निकलता है और वो एस्टिमेट फिगर देख करके ही हम अपना काम करते हैं। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है और लेबर टर्नओवर, ये ओवरहेड्स का भी एक कैलकुलेशन होता है। तो इसके वजह से ये एस्टिमेटेड फिगर को देख करके ही अकाउंटिंग बेस्ड, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ज्यादातर बेस्ड किस पे है? टोटल कॉस्ट पे, प्राइमरी कॉस्ट पे या फिर फैक्ट्री कॉस्ट पे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? देखिएगा, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो कैलकुलेशन होता है ना, किसके अंदर होता है ना? प्राइम कॉस्ट के अंदर होता है। ओके, याद रखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है प्राइम कॉस्ट के अंदर कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन 3, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो मेथड नहीं है, कॉस्टिंग का मेथड ही नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिएगा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो है, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, इसका भी कैलकुलेशन होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डेवलप्ड टू। कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर डेवलप्ड कैसे है? एनालाइज द कॉस्ट, कंट्रोल कॉस्ट, एनालाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट, रिकॉर्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर का राइट आंसर क्या आएगा? ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग किसके ऊपर ज्यादातर डेवलप्ड होता है ना? प्रॉपर वे में एनालाइज किया जाता है और कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है, कॉस्ट को उसके ऊपर डेवलप्ड रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिएगा, जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो ना, उसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर पढ़ा जाता है। कॉस्ट ये कंट्रोल किस तरीके से करोगे और लेबर कैसे चलाओगे और एनालाइसिस प्रॉपर वे में, जो सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रॉपर वे में एनालाइज किया जाता है। इसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग इज डेवलप्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर डेवलप्ड, एनालाइज एंड कॉस्ट कंट्रोल। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? न सेलिंग प्राइस इज रेगुलेटेड बाय। सेलिंग प्राइस ज्यादातर रेगुलेटेड किस में है? कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर या कैश अकाउंट्स के अंदर, सेल्स अकाउंट्स के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर? तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादातर रिलेटेड किसके साथ है ना? कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ रिलेटेड है। ठीक है, जो भी प्राइस हम सेल करते हैं उसका कॉस्ट कितना है,
तो उसके ऊपर रिलेटेड हम नोट्स बनाते हैं या फिर है ना बुक कीपिंग बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस जो है ज्यादातर रेगुलेटेड किसके द्वारा है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट प्री यूनिट के अंदर क्या आएगा, वेरियस विथ वेरिएशंस इन कॉस्ट आउटपुट। ज्यादातर वेरिएशन होता है आउटपुट के अंदर, या फिर इंक्रीज विथ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज होता है। रिमेन्स कांस्टेंट और डिक्रीज विथ डिक्रीज इन आउटपुट। इसका राइट आंसर क्या आएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। वो कांस्टेंट ही रहता है, वेरिएबल कॉस्ट जो है कांस्टेंट ही रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। Question number 7, primary packing expenses are form a part of primary packing expenses जो है वो ज्यादातर किसका पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का, सेलिंग ओवरहेड्स का, या प्राइम कॉस्ट का, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का। इसके अंदर राइट आंसर क्या आएगा ना, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से ही प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड है। Question number 8, the pair of elements included in प्राइमरी कॉस्ट इज। ज्यादातर पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्राइम कॉस्ट से इंक्लूडेड रहता है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल या फिर डायरेक्ट ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेजेस या फिर ऑफिस ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों ना, डायरेक्ट वेजे डायरेक्ट मटेरियल। ओके, डायरेक्ट मटेरियल के साथ डायरेक्ट वेजेस। प्राइम कॉस्ट के अंदर ज्यादातर इसके एलिमेंट क्या है, प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट क्या है ना, डायरेक्ट मटेरियल। उसका मटेरियल डायरेक्ट देखा जाता है और कितने वेजेस लगाया है वो इसका फॉर्मूला देखो, घुमा फिरा करके फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन के अंदर। तो आपको फॉर्मूला भी याद करके जाना है, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन नंबर 9, the method of costing suitable for industries where production is continuous। प्रोडक्शन ज्यादातर कंटिन्यूसली रहता है। प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर जॉब कॉस्टिंग या फिर बैच कॉस्टिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके अंदर राइट आंसर क्या आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है मेथड ऑफ कॉस्टिंग सुइटेबल। ज्यादातर जो मेथड है सुइटेबल किसके द्वारा है, प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूसली काम होता है। इसके अंदर कौन सा कॉस्टिंग है जिसके अंदर प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूसली काम करता है, प्रोडक्शन जो है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ज्यादातर काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग नहीं आएगा, बैच कॉस्टिंग नहीं आएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ज्यादातर प्रोसेस वाइज काम किया जाता है, कंटिन्यूसली वर्क जो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। maximum consumption into maximum reorder period determines। ज्यादातर मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिटरमाइन किसके द्वारा। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला पूछा गया है, फॉर्मूला अगर आप याद करके जाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि घुमा फिरा करके क्वेश्चन के अंदर ही फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट लेवल, मैक्सिमम कॉस्ट, ये सॉरी मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। इसका राइट आंसर क्या आएगा ना, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का राइट आंसर क्या आएगा ना, रीऑर्डर लेवल। क्या आएगा, रीऑर्डर लेवल।
मिनिमम स्टॉक लेवल या फिर देखिएगा जो है ना एवरेज स्टॉक लेवल भी मरेगा ना तो उसका भी गलत होगा, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल नहीं आएगा। जो इसका फॉर्मूला जो है वो याद करके जाना है कि भाई रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है ना, इसके अंदर क्या फॉर्मूला बताया गया है ना, मैक्सिमम कंजम्पशन, आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो और कितना रीऑर्डर ले रहे हो, मैक्सिमम रीऑर्डर। तो ये दोनों में मैक्सिमम मैक्सिमम आएगा, एक में कंजम्पशन कंजम्पशन और दूसरे में रीऑर्डर। देखिएगा यहाँ पे रीऑर्डर लेवल है और यहाँ पे भी रीऑर्डर पीरियड है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, discarded substance having some value are called। इसके अंदर जो डिस्कार्डेड सब्सटेंस कौन सा है, वेस्टेज, स्क्रैप, डिफेक्टिव और स्पॉइलेज। डिस्कार्डेज मतलब वेस्टेज आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, वेस्टेज। वेस्ट मटेरियल को हम डिस्कार्डेड सब्सटेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब वेरिएबल कॉस्ट, ओके, याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, the industry to which process costing is applicable। प्रोसेस कॉस्टिंग ज्यादातर एप्लीकेबल किसके ऊपर है, टीवी इंडस्ट्री के अंदर या फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, ऑयल मिल के अंदर या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑयल मिल, ओके। इसका राइट आंसर क्या है, ऑयल मिल। और ये क्वेश्चन जो है 2022 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑफिस रेंट इज ए और एन वर्क ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस रेंट ज्यादातर वर्क ओवरहेड के ऊपर डिपेंड करता है या फिर ऑफिस ओवरहेड या फिर सेलिंग ओवरहेड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। भाई ऑफिस रेंट पूछा गया तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर ही ऑफिस ओवरहेड आएगा, ओके। ऑफिस रेंट पूछा गया तो ऑफिस ओवरहेड ही आंसर आएगा। ऑफिस रेंट इज एन ऑफिस ओवरहेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग इज ए। डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग किसके अंदर आता है, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर या फिर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। इसका राइट आंसर क्या आएगा, डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग जो है फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट रहता है इसका बिल्डिंग का। तो डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग का राइट आंसर क्या आएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट। गैरेज आउटवर्ड इज अन। गैरेज आउटवर्ड जो है ज्यादातर क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन कॉस्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन 17, द इंडस्ट्री टू विच जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इज। जॉब कॉस्टिंग ज्यादातर एप्लीकेबल किस पे है ना, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस इसका राइट आंसर आएगा। द इंडस्ट्री टू विच जॉब कॉस्टिंग, ज्यादातर जो इंडस्ट्री होते हैं जॉब कॉस्टिंग किसके ऊपर अवेलेबल रहता है ना, प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जनरल मैनेजर सैलरी इज ए। जनरल मैनेजर सैलरी जो होता है वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड है,
जनरल मैनेजर सैलरीज फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर या फिर वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। जनरल मैनेजर सैलरी ज्यादातर फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, an example of a variable cost। एग्जाम्पल बताओ, वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जाम्पल बताओ। डायरेक्ट मटेरियल आएगा या फिर वर्क मैनेजर्स सैलरी, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग और डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग। इसका राइट आंसर क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट मटेरियल। भाई वेरिएबल कॉस्ट जो है डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड है। क्वेश्चन 20, ये 20 क्वेश्चन होने को है। आगे और भी हर एक चैप्टर का जो मेन मेन एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं करवा देती हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फैक्ट्री रेंट जो है उसे क्या कहते हैं? ऑफिस ओवरहेड कहते हैं या फिर सेलिंग ओवरहेड कहते हैं या फिर वर्क्स ओवरहेड कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? फैक्ट्री रेंट का ना वर्क्स ओवरहेड्स, ओके, वर्क्स ओवरहेड्स आएगा। क्वेश्चन 21, द इंडस्ट्री टू विच अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इज। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ज्यादातर किसके ऊपर एप्लीकेबल है? शुगर इंडस्ट्री, ऑयल मिल या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ज्यादातर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी चीज को अच्छी तरीके से बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, ओके। क्वेश्चन 22, सैलरी टू द ड्राइवर। सैलरी दिया जाता है ड्राइवर ऑफ अ डिलीवरी मैन, ओके। सैलरी किसको दिया जाता है ना? ड्राइवर ऑफ अ डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन को सैलरी दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ड्राइवर जो है ना, डिलीवरी वैन को दिया जाता है सैलरी। सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड्स। भाई डिलीवरी लेकर के दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अपना जो गुड्स है वो दूसरे जगह पे जा करके दे रहा है, सर्विस दिया जा रहा है, तो वो क्या करता है? उसका मतलब मेन किस उस सैलरी को हम क्या कहेंगे ना? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। जो सैलरी दिया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। क्वेश्चन 23, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादातर इक्वल किसके साथ है? प्राइम कॉस्ट के साथ, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। भाई ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला है, और इसका राइट आंसर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, या फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना फैक्ट्री कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेटेड रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड रहता है, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादातर इक्वल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस
administration overhead. Question 24. An example of फिक्स्ड कॉस्ट. एग्जाम्पल बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट का एक एग्जाम्पल बताओ. डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग. डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग आएगा, या फिर है ना डायरेक्ट मटेरियल आएगा, या फिर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसका राइट आंसर क्या आएगा? जो फिक्स्ड है मैंने बताया था, ये घुमा फिरा के दिया है. यहाँ पे देखो, पहले डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग जो है किससे रिलेटेड है पूछा गया था, तो वहां पे आंसर फिक्स्ड कॉस्ट आया. और यहाँ पे जो है फिक्स्ड कॉस्ट का एक एग्जांपल बताओ, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग. क्वेश्चन नंबर 25. कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग इज ए. कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहा जाता है, या फिर सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहा जाता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहा जाएगा. इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग. कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग का जो पेमेंट है वो कहाँ पे होता है ना? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के ऊपर होता है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. Question 26. Out of the following one which is a direct cost. इसके अंदर से बताओ कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट है? रेंट ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, कैरेज इनवर्ट, सैलरी ऑफ वॉचमैन और स्मॉल टूल्स. इसका राइट आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादातर रिलेटेड किसके साथ है ना? गैरेज इनवर्ट के साथ रिलेटेड है. क्वेश्चन 27. 27 में क्या पूछा गया? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग. ठीक है, दो प्रकार के कॉस्टिंग है. दे आर, क्या हो सकता है दो प्रकार का कॉस्टिंग? बेसिकली क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग. ऐसे कौन सा दो ये कॉस्टिंग है? दो प्रकार के कॉस्टिंग आपको बताना है बेसिकली. तो ये बेसिकली दो प्रकार का कॉस्टिंग जो है, राइट आंसर इसका आएगा बी, जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. जो कॉस्टिंग का फॉर्मूला यूज किया जाता है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर यूज किए जाते हैं ज्यादा. Question 28. Out of the following, the one which is not a method of costing. इसके अंदर out of the following is not, यहाँ पे क्या पूछा? is not a method of costing. इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो मेथड नहीं है, कॉस्टिंग का मेथड नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग के अंदर तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आता है, बैच कॉस्टिंग भी आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी आता है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग जो है नहीं आता है. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ना? मार्जिनल कॉस्टिंग. Question 29. Wages of a carpenter is wages of a carpenter in furniture manufacturing shop is. जो वेजेस है कैपेंटर का, वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके पास फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का शॉप है, दुकान है फर्नीचर का. तो उस वेजेस को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस. एक्सपेंस तो नहीं आएंगे, ये दोनों तो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेजेस के बारे में पूछा गया. आइदर वो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा. तो राइट आंसर क्या आएगा ना? इसका डायरेक्ट वेजेस. ठीक है, कैपेंटर जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है फर्नीचर का, तो ये डायरेक्ट वेजेस उसके पास आए, डायरेक्टली उसके पास वेजेस आए, तो ये डायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड है. ओके. क्वेश्चन 30.
an industry for which a multiple costing is suitable. ठीक है, इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो मल्टीपल कॉस्टिंग सुइटेबल है? एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है या फिर सॉफ्ट सॉरी सॉफ्ट ड्रिंक्स, वॉशिंग मशीन या फिर गारमेंट्स? ज्यादातर मल्टीपल कॉस्टिंग किसके अंदर होता है ना? एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। ओके, इसका राइट आंसर क्या आएगा? एयरक्राफ्ट। Okay, last two questions. 31. Aggregate of direct material, direct wages and direct expense. by direct material और direct wages और direct expense जो होता है वो ज्यादातर किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री कॉस्ट से या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से या फिर टोटल कॉस्ट से या फिर प्राइमरी कॉस्ट से? जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया, ये ज्यादातर किससे रिलेटेड रहता है ना? प्राइमरी कॉस्ट से रिलेटेड रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से आएगा। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये तीन चीजें आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ अ सेल इज द सम ऑफ, यस, सम टोटल ऑफ। इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादातर सम, उसका मतलब कैलकुलेशन करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फॉर्मूला बताना है भाई। कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू cost of production plus selling and distribution overheads, primary cost plus factory overheads, और cost of production से and plus selling and distribution overheads plus profit, या फिर total cost minus total, ये total cost minus profit। इसका राइट आंसर क्या आएगा? फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल, ये फॉर्मूला है बच्चों, याद रखिएगा। cost of sale is equal to cost of production plus selling and distribution overhead। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, इसका राइट आंसर आएगा। तो ये कुछ हो गए 32 क्वेश्चंस जो मैंने आपको एमसीक्यूज में पढ़ाया है। और भी एमसीक्यूज है, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी आज आपको, तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा टीच मी टैब के अंदर, और मेरे गायत्री ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के अंदर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड